आज हम पुनः इतिहास विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपका पाठ 2 दिया गया है, जिसका शीर्षक है नए राजा और उनके राज्य। बच्चों, जैसा कि उत्तर भारत में कई राजवंशों का जिक्र होता है, मौर्य वंश हुआ, गुप्त वंश हुआ, शुंग वंश हुआ, कुषाण वंश हुआ, तो तमाम तरह के राजवंशों का जिक्र उत्तर भारत के अंतर्गत हम पाते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चों, दक्षिण भारत में भी कई राजवंशों का जिक्र इतिहास के अंतर्गत मिलता है। 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक का अध्ययन आपके सिलेबस में दिया गया है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हम करेंगे आपसे। बच्चों, बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े वीर योद्धा, ये लोग 7वीं शताब्दी के दौरान अस्तित्व में आते हैं, जो अपने शासकों के अधीन होते थे। और शासक, ये जो बड़े बड़े योद्धा सरदार होते थे, बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, उनको सामंत की उपाधि प्रदान करते थे। और उन सामंतों से यह उम्मीद रखते थे कि ये सामंत जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय हमारी सैन्य सहायता करेंगे, हमें उपहार देंगे और ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर हमारे दरबार में उपस्थित भी होते रहेंगे। तो इस तरीके से शासक अपने अधीन सामंतों की नियुक्ति करता था। लेकिन बच्चों, धीरे धीरे जो प्रभावशाली सामंत होते थे, वो अपने को इन शासकों से मुक्त करते चले गए, अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ही सामंतों में दंतिदुर्ग का नाम आता है, जिसने चालुक्य राजाओं को कई युद्धों में पराजित किया और अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसको कि राष्ट्रकूट वंश के नाम से हम जानते हैं, जो दंतिदुर्ग ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। ये बच्चों, जो सामंत जो कभी किसी के शासक के अधीन होते थे, धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते जाते हैं। दंतिदुर्ग ने एक हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी किया हुआ था, जो बड़ा प्रसिद्ध हुआ उस समय। और इस अनुष्ठान का ये महत्व था कि जो ब्राह्मणों के सहयोग से इस यज्ञ को संपन्न कर लेगा, अगर वह जन्म से क्षत्रिय न भी हो तो वह क्षत्रिय माना जाएगा। ऐसे ही ब्राह्मणों में कदम वंश का मयूर शर्मन का अस्तित्व आता है सामने। एक गुर्जर प्रतिहार जो सामंत था हरिश्चंद्र, उसका भी उल्लेख आता है, जो पेशे से ब्राह्मण कर्म करने वाले थे। इन्होंने ऐसे यज्ञों का अनुष्ठान किया और आगे चल करके शस्त्र धारण किया। ये सामंत जब अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लेते थे, तो महाधिराजा राज की उपाधि
महाधिराज की उपाधि धारण करते थे। और बड़े बड़े जो भूस्वामी, व्यापारी, ब्राह्मण, उनके साथ सत्ता की अपनी साझेदारी करते थे। अब प्रश्न ये उठता है कि जो सामंत जो स्वतंत्र अस्तित्व अपना बना लिए होते थे, उनके राज्य का खर्च कैसे चलता है। जो उस समय समाज का उत्पादक वर्ग था, जिसमें किसान आते थे, व्यापारी आते थे, जो पशुपालक आते थे, उनसे वह लगान के रूप में राजस्व वसूल करता था और सारा राज्य का खर्च उससे चलता था। अब आता है एक पॉइंट आपका, प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। बच्चों, अक्सर प्रायः पाया जाता है कि जो शासक होता था वह अपने दरबारी कवियों के द्वारा यह उम्मीद रखता था कि ये जो दरबारी कवि हैं हमारी प्रशस्तियां लिखेंगे, हमारे जो युद्ध विजय की गाथा है उसको प्रशस्तियों के माध्यम से वर्णन करेंगे। और ये प्रशस्तियां कुछ तो सत्य होती थी और कुछ तो अतिशयोक्त होता था। ऐसे ही प्रशस्तियों में एक जिक्र आता है प्रयाग स्तंभ लेख का, जिसको कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था उस समय का, हरिसेन, उसने समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख उस स्तंभ लेख के अंतर्गत किया हुआ है। तो जो राजा होते थे वह चाहते थे कि हमारे जो दरबारी कवि हैं वह प्रशस्तियां लिखें, हमारे बारे में अच्छी बातें लिखें। और अक्सर शासक भूमि अनुदान भी करता था। भूमि अनुदान का उल्लेख बच्चों ज़्यादातर ब्राह्मणों को दिया जाता था, ये इतिहास में उल्लेख मिलता है, जिसको ब्रह्मदेय नामक भूमि कहा जाता था। और ऐसे ही प्रशस्तियों में बच्चों कई स्तंभ लेख, शिलालेख इत्यादि का जिक्र होता है। 12वीं शताब्दी में बच्चों एक कल्हड़ नामक कवि आता है, जिसने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखा, उसने राजतरंगिणी, जो उसमें काफ़ी मशहूर हुई थी। और उस राजतरंगिणी के अंतर्गत कश्मीर के कई शासकों का जिक्र आता है। और थोड़ा सा वो जो कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी है और थोड़ा अलग किस्म का है उसके अंतर्गत, क्योंकि अक्सर जो दरबारी कवि होते थे वह राजा की तारीफ में ही अपनी बात लिखते थे। उसमें राजाओं की आलोचना भी किया गया है, जो बड़ा साहस का काम था। अब प्रश्न उठता है कि धन के लिए युद्ध, उस समय के युद्ध जो है बच्चों, या तो किसी विशेष क्षेत्र को कब्जा करने के उद्देश्य से होते थे या फिर धन प्राप्त के लिए होते थे। इतिहास में एक बड़ा प्रसिद्ध संघर्ष का उल्लेख मिलता है, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से हम जानते हैं, जिसमें पाल वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के शासक, ये तीनों कन्नौज को लेकर के आपस में संग्राम करते हैं।
बच्चों, इसी तरीके से धन के लिए भी युद्ध होते थे। इतिहास में जिक्र आता है महमूद गजनवी का। बच्चों, उस समय जो हमारे मंदिर होते थे उसमें का जो कलश और जो भीतरी दीवार होती थी, बाहरी दीवार होती थी, उस पर सोने का पत्रक लगा होता था और काफ़ी मंदिरों के अंदर धन संपदा भरी पड़ी रहती थी। इसके बारे में महमूद गजनवी ने सुना और 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर आपके गुजरात राज्य में है उस पर आक्रमण करता है और जम करके सोमनाथ के मंदिर को लूटा उसने। और उसके साथ एक अलबरूनी नामक यात्री भी आया था। धन की लूट करने के बाद वह अलबरूनी से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि आप जो भारतीय उपमहाद्वीप है उस क्षेत्र में मैंने जो विजय प्राप्त की है उसके बारे में आप रचना करें। और उसकी इच्छा के मुताबिक ही अलबरूनी ने किताब अल हिंद नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसमें महमूद गजनवी का जो कार्य था उसकी भी जानकारी इतिहास के जानकारों को मिलती है। और ये जो नए नए राजवंश दक्षिण भारत में अस्तित्व में आते हैं बच्चों, उसमें से चौहान वंश का एक बड़ा प्रसिद्ध शासक हुआ था जो पृथ्वीराज तृतीय के नाम से प्रसिद्ध है। उसने तराइन के युद्ध में जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। बच्चों, तराइन का युद्ध 1191 में एक होता है जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय होती है। लेकिन जो तराइन का दूसरा युद्ध होता है और वह युद्ध सन 1192 ईस्वी में होता है, उस युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। सब मिलाकर के अगर ये सारांश निकाला जाए बच्चों, तो उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में नए नए राजवंश मिलते हैं जिसमें चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, ये तमाम राजवंशों का जिक्र आता है। और इन राजाओं के कैसे आपसी संघर्ष रहे, क्या क्या उनकी विजय रही, ये सारे वृत्तांत आपके दिया गया है। आगे हम पुनः कक्षा 7 के विद्यार्थियों आपसे किसी न किसी बिंदु पर चर्चा करते रहें।